Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज का इस सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हम इस सेशन में करवाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर एनवीएस पीजीटी कॉमर्स 2019 में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जो आपका एनवीएस हो, केवीएस हो, डीएसएसबी या किसी भी अदर स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्जाम उसके अंदर पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी सभी में आता है। 20 क्वेश्चंस हैं, फटाफट करेंगे, ठीक है। सो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अध्ययन का निम्न में से कौन सा सिद्धांत संयोजनवादी सिद्धांतों SNR के अंतर्गत आता है। सभी ने SR का सिद्धांत पढ़ा होगा, किसने दिया था? स्किनर का क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अरुणा डैन को बैन बोलती है और वॉज को सो बोलती है, मतलब पढ़ती है। उसे शब्दों के उच्चारण में समस्या है, वह शॉर्ट टर्म मेमोरी डेफिशिएंसी से पीड़ित है। अरुणा की अध्ययन अक्षमताओं को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? जब एक बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है उसको हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर टीचिंग एग्जाम में ज़रूर आता है, चाहे वो पीआरटी का हो, टीजीटी का, पीजीटी का। डिसलेक्सिया से या फिर कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको, लेकिन जो पेट जो होता है डिसलेक्सिया ही होता है। अदर भी आपको पता होना चाहिए और ये भी इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मांसपेशीय दुर्विकास डैश का एक प्रकार है। तो डैश का एक प्रकार है, क्या क्या है इसके अंदर? ध्यान, भाव विकार, अधिगम अशक्तता, चल वहित्र दुर्बलता। तो इसके अंदर जो मांसपेशीय दुर्विकास की बात करें, एक प्रकार क्या है? क्योंकि इसमें चलने में प्रॉब्लम आती है तो चल वहित्र दुर्बलता आएगा। बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेट मेथड से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने फोर्थ। रवि स्टार्टेड सीटिंग विद स्पोर्ट एट द एज ऑफ 4 मंथ्स। ओके, वो 4 महीने का था तब वो उसने बैठना सीख लिया स्पोर्ट के साथ, और जब 10 मंथ का था तो वो चलना स्टार्ट कर दिया था। दीज शेड्यूल्स ऑफ द डेवलपमेंट आर कोल्ड। जो इस तरह के शेड्यूल ऑफ डेवलपमेंट है उनको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज टीचर। जब एक लैंग्वेज टीचर की बात करते हैं जो लैंग्वेज पढ़ाता है, उसके लिए हम क्या डिजायरेबल इनके अंदर नहीं पूछा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं अगर कोई लैंग्वेज टीचर है उसके लिए। और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता वो होता है फर्स्ट, गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू मेक लर्निंग विद इन द क्लासरूम सिनेरियो ओनली। तो फर्स्ट ऑफ हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे ओनली दे रखा है और एक केवल क्लासरूम सिनेरियो के साथ लर्निंग की जाती है, उनको अपॉर्चुनिटीज जाती हैं। ये एक रॉन्ग मेथड होता है टीचिंग का। मतलब एक क्रिएटिव होनी चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए क्लासरूम, साथ में क्वेश्चन पूछने की स्किल्स होनी चाहिए टीचर के पास। जैसे क्वेश्चंस आप पूछेंगे बच्चे का माइंड वैसा ही डेवलप होता है, उसी में ही मतलब उसको पता चलता है कि उसको डाइवर्स थिंकिंग कैसे करनी है, ठीक है, वो डाइवर्स सोचता है अगर आप उसको क्वालिटेटिव अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं तो। एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है और ये आपका इम्पोर्टेंट फर्स्ट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ। किसी संस्थान की संस्कृति की विशिष्टता और विविधता के बारे में अध्ययन अंतर्निविष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब आप किसी स्थान की, मान ली कोई टीचर हैं, अपने बच्चों को बताना चाहते हैं किसी स्थान के बारे में, उसकी संस्कृति और विविधता के बारे में, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? मतलब क्या बेस्ट सोल्यूशन रहेगा यहाँ पे? तो सेकंड ऑप्शन जो है, संस्कृति को समझने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और कला केंद्रों की यात्राएं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब उससे बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा, एक्सपीरियंस कर पाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन रहेगा सेकंड। इसके बाद है 7। शेरोन एक 6 ईयर का लड़का है जो आंखों के संपर्क से बचता है। ओके, उसके पास एक विशिष्ट मजबूरी की वह शब्दों के दोहराए और वाणी रहित ध्वनि के प्रति अति संवेदनशील रहे। उसके किस चीज़ को ग्रसित होने की संभावना है? तो उसको क्या बोलते हो? संवेदनशीलता की वजह से वो ऐसा करता है, संवेदनशीलता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। कला शिक्षक को विद्यार्थी की कलाकृति के मूल्यांकन के लिए निम्न में
किस सूचकांक का उपयोग नहीं करना चाहिए? जब हम कलाकृति की मूल्यांकन करें एक स्टूडेंट का, तो कौन सा सूचकांक बेटर नहीं रहेगा? तो क्या है, कला संबंधी गतिविधि करते समय साथियों के साथ संबंध, आप उसकी कला का इवेल्युएशन कर रहे हो लेकिन और आप उसके संबंध देख रहे हो कि उसके साथियों के साथ कैसे हैं, तो वो रोंग रहेगा। इसके अलावा कौशलों का विकास कैसे हो रहा, अभिव्यक्ति और रचनात्मक, ये मूल्यांकन करना बेटर रहेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ समग्र शिक्षा? जो समग्र शिक्षा है उसके अंदर कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखिए अदर 3 हैं, लेकिन जो फर्स्ट है टू ब्रिज द इकोनॉमिक गैप, ये तो बहुत ही नेगेटिव क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है कि आप बहुत आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते कि टू ब्रिंग द इकोनॉमिक गैप अमंग स्टूडेंट्स। अब जो इकोनॉमिक गैप है उसको ब्रिज करना एक टीचर का काम नहीं है। इसके अलावा जो अदर हैं वो अच्छे हैं, ये वो स्टूडेंट मतलब टीचर है वो कर सकता है समग्र शिक्षा के अंतर्गत। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट प्राइमरी लेवल? क्वेश्चन इज आस्किंग क्या आपका एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव है एक बच्चे को प्राइमरी लेवल पर सोशल साइंस पढ़ाई जाती है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन है टू सेंसिटाइज द चिल्ड्रन टू सोशल इश्यूज एंड डेवलप इन दैम अ रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। मतलब एक बच्चे को सेंसिटिव बनाया जाए सोशल इश्यूज़ के लिए, उसके मतलब समझ पाए, उनको डेवलप कर पाए, और साथ में जो हमारे देश के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है, उसको रेस्पेक्ट कर पाए। ओके, इसलिए उसको सोशल साइंस प्राइमरी लेवल से ही पढ़ाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। एक चीज़ को मैं बताऊंगी यहाँ पर कि जो अपना DSSB होता है, DSSB, इसके अंदर थोड़ा सा लेवल जो होता है ना क्वेश्चंस को डिफरेंट होता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर किए होंगे तो आपको पता लगा होगा थोड़ा सा चेंज आता है उसके अंदर, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते, थोड़ा बहुत चेंज है उसके अंदर, तो वो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन जैसे अभी पूछा गया कि भाई सोशल साइंस क्यों पढ़ाई जाती है प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं आते उसके अंदर बड़े बच्चों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एडोलेसेंस में होते हैं बच्चे, टीनेज होते हैं, उनके ऊपर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th। 4 year old रोहित इज इम्पेशेंट। एक बच्चा है रोहित, वो 4 ईयर का है और इम्पेशेंट है, क्यों? आइसक्रीम के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया है कि वो कल आपको आइसक्रीम खिलाएंगे, लेकिन वो एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टुडे ही इंक्वायर ऑफ इफ टुमारो हैज़ कम। ये मेरी बेटी के साथ हुई है। जो द फॉलोइंग नॉट येट डेवलप्ड इन रोहित, तो क्या है? टाइम कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसको अभी नहीं पता है कि टुमारो कब आता है, अभी दिन रात इनका उनको पता नहीं होता है, फिर वो लर्निंग उसमें प्रोसेस में है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। निम्न में से कौन सा कारक भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा है? विकास मूलक प्रभाव। ये भावनात्मक रूप में आपको मतलब विकास मूलक जो है आपका ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट में आप भावना से प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा खराब स्वस्थ हो जाएगा, दिन का समय या फिर थकान, ये आपको जो भावनात्मक हैं उसमें कारक में आते हैं, मतलब प्रभाव देते हैं, प्रभावित करते हैं। नाउ द नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द एनालिटिकल मेथड वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स? कहता जो आप क्या रिजल्ट होगा अगर आप एनालिटिकल मेथड यूज़ कर रहे हो टीचिंग मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, तो क्या होगा? लीड फ्रॉम अननोन टू नोन। ठीक है, बच्चे को ऑब्वियस सी बात है वो अननोन है और उसको आप नोन फैक्ट तक लेकर जाते हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? 4। 14 प्रयोगात्मक शोध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? सत्य की बात करें 3 है, ये सत्य नहीं है। यह प्रयत्न त्रुटि विधि अपनाती है। जो हम बात करें प्रयोगात्मक शोध की, तो इसमें प्रयत्न त्रुटि विधि को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है 15 निम्न में से सामाजिक विज्ञानों को पढ़ाने की वह कौन सी रणनीति है जो शिक्षा के विभिन्न चरणों के माध्यम से विषय की निरंतर अखंड शिक्षा को बढ़ावा देती है? तो वो कौन सी? उत्तरोत्तर दृष्टिकोण। नेक्स्ट 16 शिक्षा के विषय में एक वाक्य दे रखा है, ऐसे पूछ के किसने बोला था? शिक्षा से मेरा मतलब बच्चे और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण विकास है।
तो किसने बोला था ये सेंटेंस, मतलब ये स्टेटमेंट थी महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन 17, समान संख्या में लड़कों और लड़कियों की विभिन्न स्तरों पर और विविध रूपों में शैक्षिक सेवाएं प्राप्त करना डैश का एक उदाहरण है। जब हम समान संख्या में लड़के और लड़कियों की विभिन्न स्तरों की बात करें और उसको शैक्षणिक सेवाएं प्राप्त करा रहे हैं तो एक क्या कह रहे हैं, उसको हम समान है, यहाँ पे लैंगिक समानता। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये मुझे अच्छा लगा। निम्नलिखित आकृति को देखें और गेस्टाल्ट द्वारा प्रस्तावित वैचारिक संगठन के सिद्धांत की पहचान करें। तो जो इस डायग्राम को देखकर जो आपको पता चले गेस्टाल्ट ने इसका कौन सा वैचारिक संगठन को बता रहा है, इसको ये क्लोजर का नियम। नंबर 19, थ्रोनडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम अध्ययन का तृतीय नियम है। जो थ्रोनडाइक ने 3 नियम दिए थे, उसमें जो थर्ड था वो था प्रभाव का नियम, ठीक है। एक इफेक्टिव था, रेडीनेस था और एक एक्सपीरियंस था। तो ये है प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20, किसी भाषा का उपसमूह जो एक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अर्थ और उचित उपयोग को समझने से डैश रूप में जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं शब्दार्थ विज्ञान। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे।